हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था तो वो हम कर रहे थे महाकाव्य। तो महाकाव्य में हमने देखा था कि जो हमारा प्राचीन भारत है उसकी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो दशा थी उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, महाकाव्यों से मिलती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे दो महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत की रचना जो है ऋषि वेदव्यास ने की थी लगभग 400 बीसी के आसपास। और जो हमारी रामायण है उसकी जो रचना थी वो जो हमारे महर्षि वाल्मीकि थे उन्होंने की थी, और उसका जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 500 बीसी का। तो ये तो थे हमारे महाकाव्य। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा पुराण। तो आज की हेडिंग डालिए पुराण। अगर पुराण की बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है, तो पुराण से जो है हमें अगर पुराण की बात करें तो जो हमारा प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के जो कथाएं हैं उनका क्रमबद्ध जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है वो हमें किससे मिलता है, पुराणों से मिलता है। तो अगर पुराणों की बात करें तो प्राचीन भारत की कथाओं का जो हमारा जो हमारा ऐतिहासिक कथा है उनका जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है वो हमें पुराण में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, प्राचीन भारत की ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब है क्रोनोलॉजिकल विवरण, डिस्क्रिप्शन जो है हमें पुराण से मिलता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो जो पुराण है उससे हमें क्या मिलता है, जो हमारे ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका क्रोनोलॉजिकल जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है वो हमें किससे मिलता है, पुराणों से मिलता है। अब अगर इसके रचनाकार की हम बात करें तो माना जाता है कि इसकी रचना किसने की है, ऋषि लोमहर्ष और उनके जो पुत्र थे उग्रसवा, उन्हें उन्होंने जो है इसकी रचना की है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, माना जाता है कि इसकी रचना ऋषि लोमहर्ष और जो उनके पुत्र थे और उनके पुत्र उग्रसवा ने की। अब अगर इनकी संख्या की बात करें तो पुराण की कुल कितनी संख्या है, 18। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनकी कुल संख्या 18 है। कितनी है इनकी संख्या, 18। तो अगर पुराण की बात करें तो जो हमारे प्राचीन पुराण है, जो ओल्डेस्ट पुराण है वो कौन कौन से हैं, तो हमारा मार्कंडेय पुराण हो गया। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और जो हमारा स्कंद पुराण है। ये प्राचीन है।
अन्य जो शेष हमारे पुराण हैं बाकी बचे हुए वो इनके बाद की रचना है। अन्य शेष पुराण इनके बाद की रचनाएं हैं। और अगर सबसे ओल्डेस्ट पुराण की हम बात करें तो जो हमारा मत्स्य पुराण है ये सबसे पुराना है। मत्स्य पुराण क्या है हमारा सबसे पुराना। तो अगर पेपर में पूछा जाए विच इज द ओल्डेस्ट पुराण तो कौन सा है हमारा मत्स्य पुराण। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। और जो हमारे पुराण है इन्हीं से जो है हमें 4 युग की जानकारी मिलती है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा पुराणों से ही हमें चारों युग की जानकारी मिलती है। और अगर 4 युग की बात करें तो कौन कौन से 4 युग है हमारे सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। तो 4 युग कौन कौन से हैं हमारे जो 4 युग है पहला है हमारा सतयुग दूसरा है त्रेता युग चौथा है हमारा और तीसरा है द्वापर युग और जो फोर्थ है हमारा वो है कलयुग। तो अगर सतयुग की बात करें तो सतयुग में जो है किसका वर्णन किया गया है भगवान विष्णु का वर्णन किसमें किया गया है सतयुग में। तो यहीं से सतयुग में लिख लो सतयुग में भगवान विष्णु का वर्णन किया गया है। त्रेता युग की अगर बात की जाए तो त्रेता युग में हमने कल रामायण में भी पढ़ा था जब हमने रामायण किया था कि रामायण में त्रेता युग का वर्णन किया गया है और रामायण में त्रेता युग में किसका वर्णन हुआ था राम का। तो त्रेता युग में किस भगवान का वर्णन किया गया है भगवान राम का। द्वापर युग भी हमने कल किया था महाभारत में द्वापर युग का वर्णन है और उसमें श्री कृष्ण का वर्णन किया गया था। तो द्वापर युग में किसका वर्णन किया गया है भगवान कृष्ण। और कलयुग की अगर बात करें तो कलयुग में किसका वर्णन किया गया है भगवान कल्कि। तो अगर भगवान कल्कि की बात करें तो अभी इनका जन्म नहीं हुआ है। तो पुराणों के जो हमारी पौराणिक इतिहास है तो पौराणिक इतिहास से हमें पता चलता है जो कल्कि भगवान है इनका जन्म कहाँ पर होगा यूपी के संभल में इनका जन्म होगा। तो ये पॉइंट भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि भगवान कल्कि का जन्म यूपी के
संभल में होगा। तो ये था हमारा पुराण। लिख लिया सभी ने? तो यहाँ पे जो है हमारा पुराण खत्म हुआ। पुराण से ही जो है हमें चारों युग की जानकारी मिलती है और चारों युग में जो है चार अलग अलग भगवान का जो है वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। और ये हमें कैसे पता चला? जो पुराण है उनमें जो कथाएं लिखी हुई है उनसे हमें पता चलता है कि सतयुग में भगवान विष्णु का जो है वर्णन किया गया है, त्रेता युग में भगवान राम का, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का, और जो हमारा कलयुग है उसमें भगवान कल्कि का वर्णन किया गया है। और जो हमारे पुराण है ये जो हमारी प्राचीन भारत की जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन करती है। तो पुराणों में क्या है? प्राचीन भारत की कथाओं का क्रोनोलॉजिकल जो क्रमबद्ध विवरण है वो हमें किसमें मिलता है? पुराण में मिलता है। तो ये था हमारा पुराण। लिखो इसको जल्दी से। तो यहाँ पे जो है हमारे वैदिक लिटरेचर खत्म हुए। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालिए वैदिक पीरियड। वैदिक काल जो था हमारा, इसका हमने टाइम पीरियड क्या पढ़ा था? 1500 BC टू 600 BC, ये इसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था जो वैदिक पीरियड है हमारा, जो वैदिक काल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक पीरियड है हमारा, हिंदी में भी जो है इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और दूसरा है हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। फिर हमने इनका टाइम पीरियड पढ़ा था। पोस्ट वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या था? 1000 BC टू 600 BC। और जो हमारा ऋग्वैदिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड क्या था? 1500 BC टू 1000 BC। तो ये था हमारा वैदिक काल। तो अगर वैदिक काल की हम बात करें, जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता से पहले हमने कौन सी सभ्यता देखी है? वैदिक सभ्यता से पहले हमने जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो देखी है। तो अगर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता को हम कंपेयर करें तो जो सिंधु सभ्यता थी वो हमारी कैसी थी? जो सिंधु सभ्यता थी और अगर इसको कंपेयर किया जाए वैदिक सभ्यता से, तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है ये कैसी थी? ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे जो है नगरीकरण आ चुका था। जबकि अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये ग्रामीण सभ्यता है। जो वैदिक सभ्यता है हमारी ये क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये वैदिक संस्कृति, जो ये वैदिक सभ्यता है, इसके संस्थापक कौन थे? इसको किसने जो है स्थापित किया था? तो अगर इसके संस्थापक की बात करें, जो वैदिक सभ्यता है इसके जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? आर्यंस को। तो क्वेश्चन क्या आता है कि इसके, ये इसको डिटेल में ही लिख लो, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे?
तो अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन है? आर्यंस, जो हमारे आर्य थे। इसके संस्थापक किसको माना जाता है? आर्यंस को। तो आर्य जो ये शब्द है, अगर इसके अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। जो शब्द है ये हमारा आर्य, इसका अर्थ क्या है? अगर इसके अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। तो आर्य की अगर बात करें तो आर्य कैसे थे? जो उत्तम, जो श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? वैदिक संस्कृति की आर्यंस ने की थी। तो ये तो हुई हमारी इसकी जो वैदिक कल्चर था उसकी डिटेल कि उसको किसने जो है स्थापित किया था। अब अगर ऋग्वैदिक काल की हम बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो अगला जो हमारा हेडिंग है ये लिख लिया सभी ने? अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसकी टाइमलाइन हमने अभी देखी। इसकी टाइमलाइन क्या थी? 1500 बीसी टू 1000 बीसी। और जो वैदिक काल है इसकी जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत क्या है? तो अगर इसकी जानकारी के स्रोत की बात करें तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से। इसकी जानकारी हमें कहां से मिली? जानकारी ऋग्वेद से मिली। इसीलिए जो है इसका नाम क्या रखा गया? ऋग्वैदिक काल। तो यहीं से आ जाएगा, इसीलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। खाली हमें इसकी जानकारी ऋग्वेद से नहीं मिलती है, बाकी जो वेद है उनसे भी मिलती है, पुराण महाकाव्य इनसे भी मिलती है, लेकिन जो मुख्य स्रोत है हमारा, जो मेन है, वो सबसे पहले किससे मिली है? ऋग्वेद से। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? ऋग्वैदिक काल। तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, अगर इसका जो हमारा ज्योग्राफिकल कवरेज था कि जो आर्यंस थे उन्होंने कहां तक जो है वो आर्यंस फैले हुए थे, तो अगर भूगोलिक जो फैलाव है उसकी हम बात करें तो वो कहां तक था? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भूगोलिक विस्तार। लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी? जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसका भौगोलिक विस्तार। जो ज्योग्राफिकल कवरेज था वो कितना था? तो अगर भूगोलिक विस्तार की हम बात करें तो जो आर्यंस थे वो शुरू में जब आए थे तो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदी थी उस क्षेत्र को, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? सप्त सैंधव क्षेत्र। तो वहां तक जो है वो फैले हुए थे, वहां से परिचित थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? शुरुआत में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र, जिसे क्या कहा गया? सप्त सैंधव क्षेत्र। और ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, इसको सप्त सैंधव क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 7 नदियां बहती हैं। तो सप्त सैंधव प्रदेश या क्षेत्र, तो यहां से जो है आर्यंस परिचित थे, फैले हुए थे। तो ये तो हुआ हमारा स्टार्टिंग का पीरियड।
तो इसके बाद जब जो आर्यंस है वो और आगे फैलने लगे, तो अब आर्यंस कहाँ तक फैल गए? दिल्ली तक। तो जब आर्यंस दिल्ली तक फैल गए तो तब उसका नाम क्या पड़ा? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? जब दिल्ली तक फैलाव हुआ, जब जो आर्यंस थे उनका फैलाव दिल्ली तक हुआ, तब इसे क्या कहा गया? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। तो अगर पेपर में पूछा जाए ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहां तक था, तो जब आर्यंस का फैलाव दिल्ली तक हुआ था तो उसको क्या कहा गया था? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहा गया था। और जब आर्यंस सिंधु और सिंधु की सहायक नदी का जो क्षेत्र था वहां तक फैले हुए थे, तब उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और जब आर्यंस का फैलाव दिल्ली तक हुआ तब उसको ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहा गया। फिर धीरे धीरे वो और फैले। तो अब जब आर्यंस विंध्य क्षेत्र तक फैल गए तो तब उसका नाम क्या पड़ा? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? जब विंध्य क्षेत्र तक फैलाव हुआ तो उसका नाम क्या पड़ा? मध्य देश। तो क्या कहलाया वो? मध्य देश कहलाया। जब आर्यंस कहां तक फैले? जो हमारा विंध्य क्षेत्र है वहां तक फैले, तो उसको क्या कहा गया? तब उसको मध्य देश कहलाया गया। इसको ऐसे समझिए, साथ साथ लिखते हुए चलना। लिख लिया ये सभी ने? जब आर्यन सिंधु और उसकी सहायक नदियों, सिंधु और सहायक नदियों तक थे, जिसको क्या कहा गया था? सप्त सैंधव क्षेत्र। तो जब यहां तक थे तो उसको क्या कहा गया? सप्त सैंधव क्षेत्र। अब धीरे धीरे आर्यंस का क्या हुआ? फैलाव हुआ। तो फैलाव कहां तक हुआ? दिल्ली तक। अब आर्यंस कहां तक फैले? दिल्ली तक। तो जब आर्यंस का फैलाव दिल्ली तक हुआ तो इसको क्या कहा गया? इसको ब्रह्म ऋषि क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। अब धीरे धीरे इनका फैलाव कहां तक बढ़ा? अब दिल्ली से ये विंध्य क्षेत्र तक चले। तो जब इनका फैलाव कहां तक हुआ? विंध्य क्षेत्र तक, तब इसको क्या कहा गया? तब इसको मध्य प्रदेश कहा गया या मध्य देश। मध्य प्रदेश। और इसी को पूरे को क्या कहा गया? यहां से यहां तक ये पूरा आर्यवर्त। ये पूरा क्या कहलाया हमारा? आर्यवर्त। और इसी को जो है जम्बू द्वीप भी कहा गया। तो यहीं से अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? इसी को जम्बू द्वीप भी कहा गया। जो ये आर्यवर्त था हमारा, इसको क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। इसी को जम्बू द्वीप भी कहा गया। तो अब सवाल ये है कि जो हमारे आर्यन से, जो आर्य थे हमारे, जो वैदिक संस्कृति के लोग थे, क्या ये हिमालय से परिचित थे? तो जो जवाब है वो है हाँ, जो आर्यन से वो हिमालय से परिचित थे।
लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट पेज पे लिखिए वैदिक सभ्यता के लोग या ऋग्वैदिक काल के लोग। ऋग्वैदिक काल के लोग। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि क्या ऋग्वैदिक काल के लोग हिमालय से परिचित थे? तो क्या आ जाएगा? ऋग्वैदिक काल के लोग हिमालय से परिचित थे। अब इसका एविडेंस क्या है? हम कैसे माने कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो हिमालय से परिचित थे? तो जो हमारा ऋग्वेद है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है मूजवंश चोटी, उसका उल्लेख हमें किससे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका मतलब ऋग्वैदिक काल के लोग हिमालय पर्वत से परिचित थे। तो यहीं पे क्या आ जाएगा? हिमालय पर्वत की एक चोटी, कौन सी? मूजवंत। ये जो मूजवंश चोटी है इसका डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ये तो हुआ कि क्या ऋग्वैदिक काल के लोग हिमालय से परिचित थे या नहीं। तो इसका जवाब हो गया हाँ। अब दूसरा जो है, अभी हमने देखा कि जो आर्यंस थे उनका फैलाव कहाँ तक था? विंध्य क्षेत्र तक। तो आर्य जो है वो विंध्य से, जो विंध्य क्षेत्र था वहां तक परिचित थे, लेकिन जो विंध्य पर्वत था उससे, जो हमारा विंध्य रेंज है उससे परिचित नहीं थे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? विंध्य क्षेत्र से परिचित थे लेकिन विंध्य पर्वत से नहीं। जो ये आर्यन से, जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे, क्या ये जो समुद्र है उससे परिचित थे? तो अगर पूछा जाए कि आर्यन समुद्र से परिचित थे तो नहीं। तो जो आर्यन से ये समुद्र से परिचित नहीं थे, लेकिन जो हमारी नदियां हैं उनसे परिचित थे। हमने जब ऋग्वैदिक काल में शुरू में ऋग्वेद में पढ़ा था, ऋग्वेद में एक नदी सूक्त है जिसमें 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। और उसी में हमने देखा कि जो हमारी सिंधु नदी है उसको क्या कहा गया है? हिरण्यगर्भा कहा गया है। और जो हमारी सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो कौन सी मानी गई है ऋग्वेद में? सरस्वती, जिसको नदीतमा कहा गया है। तो यहीं से थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? समुद्र से परिचित नहीं। लेकिन सिंधु नदी सिंधु नदी को क्या कहा गया ऋग्वेद में? सिंधु नदी को हिरण्यगर्भा। और हिरण्यगर्भा का मतलब क्या है? सोना लाने वाली नदी। सिंधु नदी को हिरण्यगर्भा कहा गया। और जो हमारी सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी मानी गई? सबसे पवित्र नदी, तो वो कौन सी थी? सरस्वती नदी।
जिसे ऋग्वेद में किसके नाम से जाना गया? नदीतमा नाम से। नाम से प्रसिद्ध थी। अब इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इन दोनों नदियों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से, कि आर्य जो है इन नदियों से परिचित थे। गंगा का भी उल्लेख हमें उससे मिला है, यमुना का भी। ये सारी चीजें जो है हमने ऋग्वेद में पहले कवर कर ली है। और वो हमें कैसे पता चला? ऋग्वेद में क्या दिया गया है? इन दोनों नदियों का, इन दोनों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में क्या दिया गया है? हमें कहां से इनका पता चलता है? ऋग्वेद में नदी सूक्त है, जिसमें 25 नदियों का वर्णन है। तो ये तो हुआ हमारा जो भौगोलिक विस्तार था वो कहां तक था, और जो आर्यंस थे वो किस किस चीज से परिचित थे और किस किस चीज से परिचित नहीं थे, जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? अब अगर नदियों की बात करें तो आज के टाइम पे जो हमारी नदियां हैं उनके नाम जो है कुछ बदल दिए गए हैं। तो उनके जो वर्तमान के नाम है और जो उनके पुराने जो प्राचीन नाम है उनको एक बार टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। जैसे हमारा रावी नदी हो गया, उसका प्राचीन नाम क्या था? पारुश्री नदी। तो ऐसे ही एक टेबल बना लेते हैं उनके वर्तमान नाम और प्राचीन नाम का। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? नेक्स्ट पेज पे एक टेबल बनाइए, हेडिंग डालिए नदियां और उनके प्राचीन नाम। एक टेबल बना लीजिए। जो हमारा प्रेजेंट नेम है, वर्तमान नाम, और जो प्राचीन जो ओल्डेस्ट नेम है। पहली लिखिए सतलज। सतलज की अगर बात करें तो इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सुतूद्री। दूसरी है हमारी झेलम। झेलम जो है इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है? वितास्त। अगली लिखिए रावी। रावी का ओल्डेस्ट नेम पारुष्णी। चेनाब। चेनाब का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? असिकनी। चेनाब के बाद जो व्यास नदी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीज रिवर।
इसका जो ओल्डेस्ट नेम है, जो प्राचीन नाम है, वो क्या है? विपाशा। इसके बाद लिखिए गोमल नदी। जो गोमल नदी है, इसका प्राचीन नाम था गोमती। अब ये गोमती में कंफ्यूज मत होना, जो लखनऊ वाली गोमती है ये वो नहीं है। तो जो गोमल नदी है उसका पुराना नाम गोमती था, जो लखनऊ वाली गोमती है वो अलग है। अगला लिखिए घग्गर नदी, जिसको चितांग भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या था? घग्गर नदी का जो पुराना नाम है वो क्या था? दृष्टद्वती। घग्गर नदी का पुराना नाम क्या था? दृष्टद्वती। अगला लिखिए गंधक। गंधक नदी का पुराना नाम सदानीरा। काबुल, जो काबुल नदी है उसका पुराना नाम क्या था? कुब्बा। नेक्स्ट लिखिए जो स्वाति नदी है, जिसको स्वात नदी भी कहा जाता है, जो स्वाति नदी है इसका पुराना नाम क्या था? स्वास्तु। एक सोहन नदी है, सोहन नदी का पुराना नाम क्या था? सुसोमा नदी। सोहन नदी का पुराना नाम क्या था? सुसोमा नदी। एक कुर्रम है, कुर्रम नदी का पुराना नाम क्या था? कुर्मू। तो ये हमारी कुछ रिवर्स है जिनके प्रेजेंट और ओल्डेस्ट नेम कई टेबल है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या था, या सुतुद्री का जो न्यूएस्ट नेम है, सुतुद्री नदी का नाम क्या है, तो सतलज रिवर को क्या कहा जाता है? सुतुद्री नदी। तो ये पूरा टेबल बना लीजिए। आज इतने ही रखते हैं। कल जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा जो ऋग्वैदिक काल है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जो ऋग्वैदिक काल था उसका समाज कैसा था, वहां की राजनीति कैसी थी। तो ये सब जो टॉपिक है ये हम कल से अपना शुरू करते हैं। आज इतने ही रखते हैं। उम्मीद है आज का जो टॉपिक है वो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और कुछ नई चीजें भी जो है आज की क्लास में जो है मिली होगी। बाकी आप लोगों को जैसे मैं रोज बताती हूँ कि जो हम ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं ये कहाँ से कर रहे हैं? यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। यूट्यूब पे जो हमारा यूट्यूब हैंडल है GS बाय अनुष्का चौधरी, यहाँ से जो है हम डेली हिस्ट्री की क्लासेस कवर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली हिस्ट्री की क्लासेस से जुड़िए। आज की क्लास अच्छी रही होगी। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।